एसेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन जो आर्टिकल 25 के बेस पे एक डॉक्ट्रिन है हमारे सुप्रीम कोर्ट की, उस डॉक्ट्रिन में ऐसा क्या है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर कोई मुस्लिम महिला अगर हिजाब पहने तो कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला है कि वो एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन नहीं है। सिख समाज की जो पगड़ी है वो एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन है। ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पर अलग अलग धर्मों के लिए ये फैसले हम करते हैं? वो पैरामीटर्स, मतलब मेरी व्यक्तिगत राय है कि पैरामीटर्स बहुत ठोस हैं, लेकिन मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ कि वो क्या पैरामीटर्स हैं जिनसे फैसले होते हैं। सर 1955 के आसपास एक विवाद में न्यायालय ने कहा था कि वो जो आवश्यक धार्मिक प्रथाएं उनको निर्धारित करेगा। तो सर जो मुख्य धर्म में कोर बातें लिखी गई है उनके बेस पर शायद आवश्यक जो धार्मिक प्रथाएं उनको निर्धारित किया जाता होगा। जो सिख धर्म है उसमें 5 जो ककार हैं, उनके धर्म पर जो पगड़ी है वो केशों को बांधने के लिए आवश्यक समझी जाती है, इस वजह से वहाँ पर अलाउ किया गया। लेकिन जब कोर्ट ने, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि कुरान में इस प्रकार की कोई भी व्याख्या नहीं मिलती कि हिजाब पहनना आवश्यक धार्मिक प्रथा के अंतर्गत आता है, इसलिए उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इसको बंद करवा दिया। सर बहुत बढ़िया, बंद करवा दिए कोर्ट ने, या कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि बंद किया जा सकता है? सर सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता शब्दों को लेकर। कोई बात नहीं, ठीक है, आप पूछिए। रवि जी सर। आप अर्थशास्त्र के छात्र रहे हैं, मेरा एक सर। प्रश्न है, अगर एक फिल्म निर्माता अपनी मूवी को यूट्यूब पे अपलोड कर दे तो उसके अलावा किन किन क्षेत्रों को आर्थिक नुकसान पहुंचेगा? सर कई प्रकार के क्षेत्र हैं जो मैं सोच पा रहा हूँ। पहला कि सर जो सिनेमा की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको नुकसान होगा। दूसरा सर जो मॉल में काम करते हैं, सिनेमा के आसपास जो लोग काम करते हैं उनको नुकसान होगा। तीसरा सर जो सिनेमा ले जाने के लिए जो ऑटो रिक्शास हैं, जो किसी भी प्रकार के यातायात के साधन हैं, उनको नुकसान हो सकता है। उसके अलावा सर अभी मैं सोच देखिए, जिस प्रकार से कोविड के संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि सिनेमाघरों का विस्तार करने से बीमारी और बढ़ेगी? और अगर किसी मैसेज को हमें बहुत लोगों तक पहुंचाना है तो यूट्यूब पे डालकर वो ऐसा काम भी कर सकता है। माफ़ कीजिए सर, मैं प्रश्न को थोड़ा सा चलिए छोड़िए इसको, कोई इशू नहीं है। हमने अभी पिछले 2 सालों में कोविड काल देखा। जी सर। आपने इस आपदा को अवसर में कैसे परिवर्तित किया? सर कुछ मुद्दों पर मैं मान सकता हूँ कि हमने इस आपदा को अवसर में परिवर्तित किया। पहला चित्र सर हाइजीन को लेकर है। नहीं, आपने कैसे किया? आपके अपने स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर पे आपने ऐसा क्या किया कि इस आपदा को अपने लिए अवसर में कन्वर्ट कर लिया हो? सर इसी स्तर पर मैं हाइजीन को लेकर अधिक सतर्क हुआ हूँ। दूसरा सर मैंने ऑनलाइन जो माध्यम है, जहाँ पर पहले मैं सहज इतना महसूस नहीं कर सकता था, वहाँ पर अभी मैं सहज महसूस करता हूँ सर। और तीसरे स्तर पर सर जो सॉरी सर अभी कुछ चलिए कोई नहीं। देखिए, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली कि संयुक्त राष्ट्र संगठन बहुत सफल नहीं रहा। उसके गठन के बाद से आतंकवाद की घटनाएं कुछ खास कम नहीं हुई हैं, देशों में तनाव है, शक्तिशाली देश कमज़ोर देशों पर अत्याचार करता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसको भंग कर दें, एक नए सिरे से किसी नए संगठन की कल्पना की जाए? सर मुझे लगता है कि इसको भंग करने के बजाय इसमें सुधार किए जाने चाहिए, क्योंकि इतने वर्षों में 1945 लेकर हमने जितना निवेश किया है, जितने इसकी संस्थानों में निवेश किया है, इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, उसको स्ट्रेंथन करना ज़्यादा प्रभावी होगा बजाय कि एक नई संस्था बनाने के। क्योंकि सर इसका कोई भी प्रमाण नहीं है कि जो नई संस्था बनाएंगे वो नए विश्व में जितने भी इस प्रकार की घटनाएं होती है उसको रोक पाने में सक्षम होगी या नहीं। तो अगर संयुक्त राष्ट्र में सुधार किए जाए तो वो ज़्यादा प्रभावी मैं मानता हूं। तो मान लेते हैं आपको एक मौका दिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपको स्थायी मेंबर्स चुनने हैं, तो कौन से 5 देश होंगे जिसको आप चुनना चाहेंगे? सर क्या P5 के अलावा बताना? बिल्कुल फ्रेश हमें चुनना है, कोई 5 देशों का एक समूह जो स्थायी सदस्य होंगे यूएनएससी के। तो आपके हिसाब से किन देशों को उसमें से निकाला जाए, किन देशों को उसमें शामिल किया जाए, जरा बताएं। सर मैं मानता हूं कि एक महाद्वीपीय प्रतिनिधित्व को मैं क्राइटेरिया मानूंगा, जिसमें अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से मैं लेना चाहूँगा, और एशिया में सर मैं 2 या 3 देशों को लेना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा महाद्वीप है, जिसमें रूस, चीन, भारत या जापान, इन चारों में से 2 या 3 को मैं लेना चाहूँगा। उसके अलावा सर अफ्रीका से 2 या 3 देशों का प्रतिनिधित्व मैं चाहता हूँ, और यूरोप से 1 या 2 देशों का प्रतिनिधित्व, जिसमें हमारे पास 5 देशों का ही एक व्यवस्था है, तो 5 सर। देशों का नाम बताइए मुझे आप। सर अमेरिका, ठीक है, भारत, ठीक है, चीन, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी। अच्छा, जर्मनी? जी सर। फ्रांस क्यों नहीं? सर जर्मनी की जो इकोनॉमी है
उसमें सबसे अधिक है। और दूसरी बात है कि सर वहाँ पर न्यूक्लियर जो वेपन है वो भी जर्मनी के पास नहीं है सर। तो एक प्रकार से अगर हम डी न्यूक्लियराइजेशन के मुद्दे पर बातचीत करेंगे तो जर्मनी एक बेहतर विकल्प साबित होगा दूसरे देशों की बजाय। अच्छा, देखिए हवाला और हलाला इनमें क्या अंतर है? सर हवाला एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत अवैध रूप से विदेशों से मुद्राएं भेजी जाती है, जिसमें कुछ कमीशन एजेंट होते हैं, वहाँ से लेन देन को यहाँ पर लेन देन करते हैं। और हलाला है सर वो शायद निगाह हलाला से संबंधित आप पूछ रहे हैं, तो उसमें ये 3 तलाक का एक प्रकार है जिसमें 3 बार तलाक बोलकर तलाक की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। अच्छा, देखिए हवाला की अगर हम बात करें तो देशों के बीच में इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसको रोकने के लिए या मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए FATF नाम के एक जो बॉडी है उसका गठन किया गया है। जी सर। किसने किया था? सर ये G7 के देशों द्वारा किया गया था, जिसमें मुख्यतः G7 देशों की एक मीटिंग में FATF का गठन किया गया था। एग्जैक्ट सर जो ईयर है वो मैं भूल रहा हूँ। चलिए कोई नहीं। तो इसमें ग्रे सूची क्या होती है FATF में? सर ग्रे सूची में उन देशों को रखा जाता है जो व्यापक निगरानी के तहत कार्य करते हैं और जिन पर भविष्य में सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। कोई देश ऐसा है जिसको रखा गया उसमें? सर पाकिस्तान को अभी हाल ही में ग्रे सूची में रखा गया है। और किन्हें रखा गया ब्लैक सूची में? सर 2 देश हैं, ईरान और उत्तर कोरिया, जिनको ब्लैक सूची में रखा गया। चलिए थैंक यू। थैंक यू सर। रवि जी मैडम। आपके गांव का नाम बड़ा यूनिक है, जी मैडम। क्या मतलब है इसका? मैडम मेरे गांव है जो पहले एक मरुस्थल का क्षेत्र था, इंदिरा गांधी नहर आने के बाद में ये चित्र पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया। तो एक प्रकार से नहर के योगदान को देखते हुए नहर से जो छोटी वितरिकाएं निकलती है जिनको माइनर कहते हैं, उनसे जो पानी की निकासी के द्वार होते हैं उनके द्वारों के नाम पर गांव का नाम रखा गया है। तो DM का मतलब है कि डबजाल एडजॉइनिंग माइनर, जो इंदिरा गांधी की एक छोटी माइनर है जो डबजाल गांव से होकर प्रवाहित होती है, उसके नाम पर सर इसका नाम रखा गया। बहुत बढ़िया। ये बताएं कि